नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स की अगली क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम, यानी इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या होता है? यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अक्सर इकोनॉमिक के बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको किसी भी जीएस के पेपर में मिलना तय है। देखिए होता क्या है, पहली बात तो यह है कि कीमत के बेस पर मांग का नियम काम करता है। पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरा बेस आता है, यानी दूसरा आधार आय, यानी कि इनकम। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कीमतों के घटने पर और बढ़ने पर मांग में क्या परिवर्तन होता है, आय के घटने बढ़ने पर क्या परिवर्तन होता है और यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। इससे पहले एक जरूरी बात यह है कि इसके पिछली वीडियो राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था के प्रकार और ऐसे 3-4 और वीडियो, टोटल 4 से 5 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो पहले ही कंप्लीट की जा चुकी है मेरे द्वारा। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं, उन्हें देखने के बाद इसे भी देखिए, या फिर इसे आप डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय आय तक, भारत की राष्ट्रीय आय तक इकोनॉमिक की 4-5 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट से देखिए। आज हम देखेंगे मांग का नियम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, पूर्णतः कीमत पर आधारित यह एक नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम किस चीज पर बेसिक कार्य करता है? तो यह कार्य करता है कीमत पर। किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, यानी 10 का सामान 12, 15, 20 हो जाता है, तो बेसिक सी बात है कि अगर दाम बढ़े तो उसकी डिमांड यानी मांग कम होने लगेगी। आदमी 1 किलो की बजाय आधा किलो करने लगेगा, 10 किलो की बजाय 5 किलो 8 किलो खरीदेगा। तो आपने क्या देखा, दाम बढ़े यानी कि कीमतें बढ़ी तो डिमांड यानी कि मांग कम हुई। तो देखते हैं, यह पूर्णतः कीमत पर आधारित नियम है। होता क्या है इसमें, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। सिस्टम देखिए, कीमतें बढ़ गई तो मांग घट गई। जैसा अभी हमने उदाहरण में बताया था, कोई चीज 10 रुपए किलो से बढ़कर 20 हो जाती है तो 10 किलो की बजाय 5 किलो खरीदेगा व्यक्ति, क्योंकि पैसे तुरंत नहीं बढ़े, कमाई नहीं बढ़ी, दाम तो बढ़ गया, इनकम तुरंत बढ़ी नहीं। तो इस हालत में क्या करेगा, चीजों का मात्रा को कम करेगा, यानी कि मांग में कमी आएगी, मांग को कम किया जाएगा। बाद में क्या होता है, दूसरी सिचुएशन, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर कोई चीज महंगी होगी, आदमी 1 किलो में काम चला रहा होगा, चीजें सस्ती हो जाती हैं, दाम घट जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा, थोड़ा बढ़ा लेगा, 1 किलो की बजाय 2 किलो ले लेगा। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं सीजन के फलों की बात कर लें, स्टार्टिंग में फल महंगे होते हैं तो 1-8 किलो लिए जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली या आम व्यक्ति की सिस्टम की बात करें तो फिर धीरे धीरे रेट घटते हैं या कीमतें घट जाती हैं तो बढ़ा दिया जाता है, 2-4 किलो 5 किलो 10 किलो भी कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा, मांग का नियम पूर्णतः कीमत पर आधारित है। कीमत बढ़ी तो मांग घट गई, कीमत घटी तो मांग बढ़ गई। नियम के हिसाब से देखेंगे, कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। यहां से एक वक्र आपको मिलता है नियम के तहत, एक फॉर्मूले जैसा। तो आप यहां समझ सकते हैं, कीमत बढ़ रही है तो मांग में क्या हुआ, कमी आई, कीमत कम हुई, मांग में क्या हुआ, अधिकता आई, यानी कि बढ़ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये नियम, मांग का नियम किन शर्तों पर कार्य करता है, यानी कि मांग के नियम को कार्य करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहली बात होती है कि वस्तु साधारण या दैनिक उपयोग की होनी चाहिए, यानी कि वो वस्तुएं बेसिक इसेंशियल वस्तुएं, जैसे कि टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, कपड़ा, खाने वाली चीजें, यानी कि दैनिक उपयोग की चीजें, वस्तु साधारण होनी चाहिए या फिर दैनिक उपयोग प्रतिदिन की जरूरी चीजें होनी चाहिए, उस पर यह कार्य करता है। मांग का नियम उस चीजों पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति जितना कमाई कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी या कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल न के बराबर परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जब आय बढ़ जाएगी तो नियम कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पैसा बढ़ जाएगा तो कीमत घटे या बढ़े उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आय बढ़ गई तो वो मांग बढ़ा देगा, तो इसलिए आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
दैनिक उपयोग की चीजें होनी चाहिए और वस्तु की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होने चाहिए। कीमत घटे या कीमत बढ़े, लेकिन जैसे कल तक वो चीजें जरूरी थी आज भी जरूरी है और कल तक वो जो काम करती थी आज भी, या फिर नए पैक में जब भी कंपनी भेजती है चीजों को, उसकी क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए, वो उसी तरह कारगर और उपयोगी होनी चाहिए। तो वस्तु की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार गुणवत्ता में कमी करके कोई भी चीज 10 रुपए किलो वाली चलती थी, मार्केट में इसकी डिमांड कम हो रही है या फिर बिक्री कम हो रही है, तो कंपनी क्या करती है, इसे 8 रुपए में भेजती है। जैसे ही 8 रुपए में भेजेगी, कहां से भेजेगी, 2 रुपए घटा तो दिया, कहां से आएगा वो, तो कुछ न कुछ गुणवत्ता में या फिर मात्रा में कमी की जाएगी। बेसिक सी बात है, या तो यहाँ 10 ग्राम था 8 ग्राम कर देंगे तो अंतर ही नहीं आएगा। उन्हें क्या करना है, 10 ग्राम का 10 ग्राम सामान रखना है, लेकिन रुपया 10 से 8 कर देना है। रुपया 10 से 8 कर दिया तो 2 रुपए का नुकसान कौन सहेगा, कहां से आएगा। इसलिए क्या करेंगे, गुणवत्ता में या फिर मात्रा में कमी करेंगे, तो गुणवत्ता में यहाँ कमी करेंगे। इस नियम पर क्या होगा, मांग का नियम फेल हो जाता है। तो गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो मांग के नियम को लागू होने के लिए गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, उपभोक्ता के रुचि व आदतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो प्रतिदिन यूज में और जरूरत के हिसाब से मैनी इंटरेस्टिंग होनी ही चाहिए। जैसे कि टूथब्रश की बात करें, हम टूथपेस्ट की बात करें, प्रतिदिन सुबह की जरूरत है कि मंजन चाहिए तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नया सा चमत्कार हो जाए और मंजन की जरूरतें खत्म हो जाए। वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कोई ऐसी वस्तु, हम उदाहरण के तौर पर मान लें जैसे कि एसी की आपको पता है गर्मी लगेगी तो एसी की जरूरत होगी। अब जैसे ही मौसम बदल जाता है या सर्दियां आ जाती हैं तो क्या कोई एसी चलाएगा, नहीं। तो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिस पर मौसम या इन चीजों का फर्क ना पड़े, यानी कि व्यक्ति कल भी यूज करता था आज भी करेगा और कल फिर करेगा, आज कर रहा है कल भी करेगा, यानी फ्यूचर में भी डिमांड बनी रहे। इन्हीं वस्तुओं पर, इन्हीं शर्तों पर मांग का नियम कार्य करता है। चलिए कुछ उदाहरण में देख लेते हैं। अब एक चीज और देखते पहले, अपवाद देख लेते हैं। मांग का नियम कहाँ काम नहीं करता है, हमने आपको बताया कि मांग का नियम कहाँ फेल हो जाता है। गिफिन वस्तुएं, आप इकोनॉमी में सुनेंगे गिफिन वस्तु यानी कि खराब या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। जैसे कोई व्यक्ति कोई भी चीज 10 रुपए किलो की होगी, अब उसी चीज को दूसरे पैक में 5 रुपए किलो बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब क्वालिटी खराब की गई है, कुछ न कुछ घटाई गई है, तभी इतना सस्ता हो गया। तो इसलिए ऐसी वस्तुएं, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं मांग के नियम को फॉलो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, हम इस उदाहरण से समझेंगे, देखते हैं। मान लीजिए जींस का पैंट आप खरीद रहे थे, जींस का पैंट खरीद रहे हैं, 50 रुपए का एक है, एक 1000 वाला। बढ़िया वाला 1000 में है और नॉर्मल में 50 है, जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लो लेवल फैमिली की ज्यादा डिमांड है या सबके बजट में है। तो सस्ती वाली चीज बहुत तेजी से बिक रही है। 1000 वाली 2-4 बिकती होगी, 50 वाली हजारों की संख्या में बिक्री हो रही है। तो अभी हमने क्या देखा, जब वस्तु 50 रुपए की थी 1000 की थी, 50 वाली ज्यादा बिक रही है, बिल्कुल सही जवाब है। बाद में क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, 50 वाली 60 में हुई, 1000 वाली 1200 की हो गई। 1000 वाली 1200, क्योंकि महंगाई बढ़ी, ओवरऑल महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, सब पर असर पड़ा। 1000 की वस्तु 1200 हो गई और 50 वाली 60 हो गई। तब भी क्या होगा, तब भी यही वाली ज्यादा बिकेगी। अब देखिए कीमत तो बढ़ गई, डिमांड घटनी चाहिए लेकिन नहीं घटी। क्यों, क्योंकि गिफिन वस्तुएं यानी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु का असर हुआ और डिमांड कम नहीं हुई, डिमांड अब भी बढ़ी। तो हमने देखा मांग का नियम यहाँ फेल हो गया। तो ऐसे निम्न गुणवत्ता वाली चीजों में मांग का नियम बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। तो ये हो गया उदाहरण। और दूसरी सिचुएशन कब होती है, जब मांग का नियम पूर्णतः फेल हो, जब देश में आपातकालीन स्थिति हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी चल रही हो, आपातकालीन चल रही हो, तो उसपे ये नियम चलता ही नहीं। चाहे कीमतें घट जाएं या बढ़ जाएं, डिमांड भी घटे या बढ़े, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लेवल ही नहीं बनता। इमरजेंसी की व्यवस्था में, हालत में, आपातकालीन स्थिति में आपको पता है सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है,
कुछ भी सुचारू नहीं चलता, बस जीना खाना किसी तरह चल पाता है। तो ऐसी हालत में यहाँ मांग का नियम बिल्कुल फेल हो जाता है। विभिन्न वस्तुओं में भी मांग का नियम बिल्कुल फेल हो जाता है। तो ये दो अपवाद के तौर पर सिस्टम थे, जिस उदाहरण से हमने समझ लिया यहाँ मांग का नियम पूरी तरह फेल हुआ, तो यहाँ मांग का नियम नहीं कार्य करेगा। आगे देखते हैं हम। ये तो हो गया मांग। आपने शब्द बार बार सुने हैं, मांग में लोच, यानी कि लोच, इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी का सिस्टम देखते हैं हम। मांग में लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है और आपसे बार बार पूछा जाता है कि मांग इतनी है, कीमत घट गई, बढ़ गई, तो लोच क्या होगी। ज्यादातर बच्चे कहते हैं समझ से बाहर है, ये चीज समझ में नहीं आती क्या है। तो मैंने पहले ही कहा था इकोनॉमी में कि इतने आसान शब्दों में आपको इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी कि आप दोबारा कभी नहीं कहेंगे कि इकोनॉमी कठिन सब्जेक्ट है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। जो अक्षर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप सिर्फ कान खोलकर एक एक अक्षर, एक एक शब्द को सुनिए, गारंटी है समझ में आएगा लास्ट तक। चलिए देखते हैं होता क्या है। मांग में लोच का सिस्टम क्या होता है। किसी भी चीज की डिमांड या मांग में लोच आती कहां से है। कभी भी वस्तु की कीमत और व्यक्ति की आय, या तो कीमतें घट बढ़ जाए या फिर आय यानी कि इनकम घट बढ़ जाए, तो प्रोडक्ट की प्राइस और आय के घटने बढ़ने से मांग यानी कि डिमांड पर जो अंतर आता है, डिमांड में जो अंतर आने लगता है वही अंतर लोच कहलाता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। तो मांग में लोच के 5 प्रकार होते हैं। अलग अलग 5 प्रकार से लोच होती है। कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि लोच ज्ञात कैसे कर सकते हैं हम। किसी भी वस्तु की मांग में लोच कितनी हुई वो ज्ञात करने के आधार क्या है। 2 आधार हैं। कीमत लोच यानी कि प्राइस ईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कीमतों के अंतर पर हमने यहाँ क्या लिखा, कीमत और व्यक्ति की आय। तो अगर कीमत में अंतर हुआ तब भी डिमांड का अंतर होगा, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं सामने। मांग का नियम इसी पे कार्य करता है कि कीमत घटी तो मांग बढ़ी, कीमत बढ़ी तो मांग घटी। उसी तरह कीमत लोच की बात कर ले हम, तो देखिए इसे हम एक सूत्र के द्वारा जानेंगे। जैसे फॉर्मूला है मांग में प्रतिशत अंतर बटा कीमत प्रतिशत अंतर। एक चीज हमेशा याद रखना आपको इकोनॉमी में, इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला में ऊपर हमेशा डिमांड ही रखेंगे, यानी मांग ऊपर ही रहेगी, तभी तो भरी जाएगी। समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया दोबारा सुनना। तो मांग में प्रतिशत अंतर निकालेंगे हम और कीमत में प्रतिशत अंतर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि उसकी मांग में लोच कितनी है वो यहां से ज्ञात होगी। चलिए देखते हैं, उदाहरण के तौर पर देख लें। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मांग 100 रुपए थी, यानी कि 100 थी, अभी बढ़कर क्या हो गई 110। यदि मांग 100 से बढ़कर 110 हो जाती है और कीमत 1000 से घटकर 800 हो जाती है, तो आपने क्या देखा, मांग बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, कीमत घटी है इसलिए मांग बढ़ी है। तो ये तो पहले तो हो गया, मांग के नियम को पूरी तरह फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 100% करना ही है, उसी पे तो हम लोच निकालेंगे। जहां मांग का नियम फॉलो नहीं होगा वहां लोच का तो कोई मतलब ही नहीं आता, यानी इलास्टिसिटी तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो हमने देखा कि मांग में वृद्धि हुई। क्यों हुई, क्योंकि ये 1000 से 800 यानी 200 रुपए कीमत घटी है, दाम कम हुए हैं। अब देखते हैं हम इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो 100 से 110 हो गया, मांग में प्रतिशत अंतर 100 से 110 हुआ, कितना अंतर आया 10% बढ़ गया। प्रतिशत हमेशा पहली कीमत पर निकालेंगे। प्रतिशत निकालने की प्रॉब्लम जिसको होगी पहले वो कैसे करेंगे मैं निकाल के बता देता हूं, लेकिन इकोनॉमी की क्लास है इसलिए आपको दिक्कत करने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आप समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, प्रतिशत निकाल भी लेते हैं। 100 से 110 हुआ तो बढ़ा कितना 10। आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे आप अपॉन कितने से, पहले कितना था 100, तो 100 से निकाल लेंगे, ये हो गया, यहां से मिल गया आपको 10%।
हो गया। मांग में अंतर 10%। नेक्स्ट आता है कीमत 1000 से घटकर 800 हो गई। कीमत वाला भी एक बार निकाल देता हूं मैं। देखिए 800, 1000 से घटकर 800 घटी कितनी, 200 इंटू 100, किससे, 1000 से। कितना आ गया, 20%। कीमत में 20%, कीमत अंतर 20%, यानी मांग अंतर बटे कीमत अंतर 10/20, 1/2 आता है और यहां से निकलता है 0.5%। हमने देखा कि इस वस्तु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5% है, यानी कि 0.5% क्या है, मांग की लोच है इस वस्तु की कीमत और मांग के एवरेज में, यानी कि फाइनली यहां से हमें इस सवाल का जवाब क्या मिला, 0.5%। नेक्स्ट देखते हैं, दो प्रकार की लोच। हमने कीमतों पर देखा, यहाँ कीमतों में अंतर हो रहा था, लेकिन लोच निकलने का सिस्टम क्या है, एक कीमत पर और एक आय पर। अब हम देखेंगे आय लोच, यानी इनकम ईडी। अभी कीमतों में अंतर हुआ, अब आय में अंतर होगा। चलिए फॉर्मूला वही चलेगा, यहाँ कीमत थी, यहाँ आय हो गई। कीमत का अंतर कीमत से निकाला था हमने, यहाँ आय है तो आय से निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसे फॉर्मूले समझते हैं ज्यादा आसानी से। मांग 20 से बढ़कर 24 हो गई, मांग 20 से बढ़कर 24 हो गई, 4 बढ़ गई है, कितना प्रतिशत होगा वो आप निकाल लेंगे। आय 100 से बढ़कर 110 हो गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब पैसा बढ़ेगा तो मांग बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आने लगेगा, ज्यादा कमाएंगे तो चीजें ज्यादा खरीद लेंगे। यहाँ कीमत घटने पर हो रही थी और यहाँ आय बढ़ने पर हो रही है, तो दो तरीके से लोच निकालते हैं। आय 100 से 110 हो गई, अब हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, 20 से 24 20% हो गया। आय की बात करें हम, 100 से 110 थी, 10% हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे 2% आ जाएगा, तो 2% क्या है, आय का लोच, यानी आय के अंतर पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय बढ़ने पर मांग में लोच 2% मिला। हमारे इस सवाल का आंसर 2% है। अब यहां से एक फॉर्मूला जैसा या एक नियम निकल के आता है नोट्स के तौर पर। यहां क्या करेंगे, हम देखेंगे आय बढ़ी, आय बढ़ी, मांग बढ़ी, यानी कि आय भी बढ़ी मांग भी बढ़ी। आय घट जाती तो मांग भी घट जाती, तो आय वाले में क्या, आय भी बढ़ी मांग भी बढ़ी, लेकिन कीमत में क्या था, कीमत का फॉर्मूला यह था, कीमत का फॉर्मूला यह है कि कीमत बढ़ती तो मांग घटती। तो आप देख रहे हैं कि कीमत और मांग में अपोजिट का सिस्टम चल रहा है, और आय में दोनों सेम दिशा में, आय बढ़ी मांग बढ़ गई, आय घटती मांग घट गई। तो यहां से दो तरीके से नियम मिल गए, ये आय का नियम है, ये है कीमत का नियम। उम्मीद है समझ में पूरा आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप फिर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि लोच ज्ञात करने का। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई परसेंट कैसे निकालना है, तो जैसे हमने पिछले में बताया वैसे आप यहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे। ज्यादातर बच्चे लगा चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में कांटेक्ट करिए। अब देखते हैं हम कि 5 प्रकार से लोचदार मांग के प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। जैसे कि हम लोच ज्ञात करेंगे, पहला आता है बेलोचदार मांग, पहला आ जाता है बेलोचदार। देखिए यहाँ क्या है, आय, आय के प्रकार है, लेकिन अभी क्या है, प्रकार में हम सिर्फ मांग यानी कि बेलोचदार मांग पर बात करेंगे। आय से अब कोई तुलना नहीं, क्योंकि सिस्टम क्या है हमारा, कीमत और मांग पर। हमने आपको बताया मांग का नियम किस पे कार्य करता है, तो कीमत पर आधारित नियम है, तो मांग के ही नियम हम पढ़ेंगे। तो टोटल अब कार्य करेंगे सिर्फ कीमत पर, यानी कि प्राइस पर ही सब कुछ करेंगे, आय से कोई लेना देना नहीं। यहाँ एक तरीका था बताने का, ये एक प्रकार था इसलिए बताया गया। चलिए बेलोचदार मांग कब होगी, जब ईडी आएगा कितना, ईडी 1 से छोटा, ठीक, यानी 1 से कम आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम आएगी तो उसे बेलोचदार मांग कहेंगे। जैसे यहाँ कितना आया है 0.5, 1 से कम है, यानी कि बेलोचदार मांग है। नेक्स्ट आता है लोचदार मांग, ईडी बड़ा होगा 1 से, 1 से ज्यादा होगा, यानी कि 1 से ज्यादा है,
आय वाले नियम पर 1 से ज्यादा है तो लोचदार मांग कहलाएगा। इकाई लोचदार यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी, तो इकाई लोचदार मांग में 1 के बराबर होना चाहिए। ईडी 1 के बराबर होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। फिर पूर्णतः लोचदार मांग आएगी जहां पूरा का पूरा असर पड़ता है कीमतों घटने पड़ने पर, तो पूर्णतः लोचदार मांग में ईडी अनंत आएगा यानी अनलिमिटेड, असीमित आएगा। और पूर्णतः बेलोचदार मांग जिसमें ईडी 0 हो जाएगा यानी कि दाम बढ़े चाहे घटे डिमांड में कोई अंतर आएगा ही नहीं, तो यहां से इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। ये 5 प्रकार हैं। हम इसे एग्जाम्पल में अगली वीडियो में कंप्लीट डिसाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आज हम यही रखते हैं, इतने को आप पूरा समझिए। इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिस्टम ऐसा हो गया तो हमें लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो छोटा रखने के लिए आज की वीडियो यही रोकता हूं मैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले सभी दोस्त मित्रों को जोड़िए। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता। धन्यवाद।